गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम शरीर द्रव और परिसंचरण के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रक्त स्कंदन, कोएगुलेशन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड्स। रक्त का थक्का किस प्रकार जमता है ना। हमने पहले पढ़ा था कि रक्त में प्लेटलेट्स होते हैं। शरीर के किसी स्थान पर चोट लगना या कटने से रक्त का जो बहना कुछ समय के लिए बंद हो जाता है, और यही क्रिया रक्त का थक्का बनना या स्कंदन, क्लॉटिंग कहलाता है। तो इसकी क्रियाविधि किस प्रकार होती है। जनरली ब्लड में हिपेरिन नामक एंटी कोएगुलेंट की उपस्थिति के कारण ही रक्त का थक्का वाहिनियों के भीतर नहीं जमता। ठीक है, रक्त में क्या होता है, हिपेरिन होता है जो एंटी कोएगुलेंट होता है। इस कारण हमारे शरीर के अंदर बहता हुआ रक्त जो है वो वाहिनियों में नहीं जमता। तो रक्त स्कंदन एक जटिल जैव रासायनिक क्रिया है। मनुष्य में रक्त स्कंदन के 4 चरण पाए जाते हैं। सबसे पहले प्रोथ्रॉम्बिन को सक्रिय करने वाले कारक का निर्माण, अर्थात प्रोथ्रॉम्बिनेजन का निर्माण करना। चोट लगने वाले ऊतक के द्वारा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन का स्रावन होता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन का स्रावन होता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन 7th और 10th स्कंदन कारकों को सक्रिय कर देता है, और इन्हें सभी कैल्शियम आयन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक या थ्रोम्बिनेजन कहा जाता है ना। तो सबसे पहले ऊतक क्षतिग्रस्त हुआ, उसका ब्लड निकलना शुरू हुआ, जो तो क्या हो जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो प्रोटीन का स्रावन होता है प्लेटलेट्स टूटने से, और ये स्कंदन कारक होता है। और इससे क्या होता है कि कैल्शियम आयन की उपस्थिति में ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक होता है, सक्रिय हो जाता है, जिससे कि प्रोथ्रोम्बिन जो निष्क्रिय रूप में होता है उसको थ्रोम्बिन यानी सक्रिय में बदल देता है। अब ये थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन जो कि घुलनशील होता है उसको फाइब्रिन एकलक अघुलनशील कारक में बदल देता है, और यहाँ पे भी कैल्शियम आयन उपस्थित होता है, जिससे कि ये जो फाइब्रिन है उसका तंतु का जाल बन जाता है, और इस तंतु के जाल में रुधिर कणिकाएं जो हैं वो फंस जाती हैं, और यहाँ पर थक्का जमने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे पहले क्या हुआ कि चोट लगी और थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन का स्रावन हुआ और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण हो गया। फिर निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन पहले निष्क्रिय रूप में रहता है जो कि सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल जाता है, और इसके बाद फिर फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है, और यहाँ पर ब्लड जो है वो क्लॉटिंग हो जाती है। इस प्रकार रक्त का थक्का जमता है। तो इस रक्त के थक्का जमने का महत्व क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ कोएगुलेशन। सभी प्राणियों के जीवन काल में कभी न कभी चोट तो लगता ही है, रक्त बाहर स्रावन होता ही है। तो रुधिर का स्कंदन या थक्का बनना जो है वो एक महत्वपूर्ण घटना होता है, ताकि अधिक रुधिर को शरीर से बहने से रोका जा सके। ये क्षतिग्रस्त वाहिनियों के प्रति भी एक सुरक्षात्मक उपाय है। अगर कोई वाहिनी क्षतिग्रस्त हो गई है, डैमेज हो गई है, तो वहाँ पर रक्त का थक्का जम के उसको भरने का काम करती है। शरीर में चोट लगने पर क्षतिग्रस्त स्थान से रुधिर बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। अगर यहाँ पर थक्का ना जमे तो पूरा रक्त जो है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये एक प्रकार की बीमारी भी है, हमने पहले पढ़ा है ना। और रक्त के थक्का बनने की क्रिया के कारण छोटे छोटे जख्म से अत्यधिक रक्तस्राव नहीं हो पाता। इसके महत्व को अच्छी प्रकार से उन मनुष्यों में समझा जा सकता है जिनका रुधिर थक्का बनाने में असमर्थ होता है, या फिर ये इतना धीरे धीरे होता है कि थोड़ी चोट लगने पर भी ये घातक रूप ले लेता है, और बहुत ज़्यादा रक्त जो है वो शरीर से बाहर निकलते चले जाता है। इस रोग को हीमोफीलिया कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लसिका द्रव या ऊतक द्रव के बारे में। ब्लड जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है ना, तो जो बड़े प्रोटीन के अणु हैं और संगठित पदार्थ हैं उनको छोड़कर ब्लड के जो छोटे अणु हैं, जैसे जल है और जल में घुलनशील पदार्थ है, ये जो रक्त नलिकाएं की ऊतक होते हैं उनकी कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं, और जो बॉडी का नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं, बॉडी को बनाने वाले ऊतक होते हैं, उनके बीच बीच के जो अवकाश होते हैं उनमें भर जाते हैं। तब इसी तरह को अंतरालीय द्रव या ऊतक द्रव कहा जाता है। अंतराल में पाया जाता है, गैप में पाया जाता है ना, इसीलिए इसको अंतरालीय द्रव या ऊतक द्रव कहा जाता है। इसमें प्लाज्मा के समान ही
खनिज लवण पाए जाते हैं। चूंकि ये रक्त का ही भाग है, रक्त का छना हुआ भाग है, इसलिए बड़े कणों को छोड़कर, जैसे आरबीसी और बाकी और बड़े कणों को छोड़कर, है ना, इसमें सभी चीजें पाई जाती हैं। रक्त और कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ और गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव के द्वारा होता है। ठीक है, और ये शरीर को एक द्रव युक्त वातावरण में सुरक्षित रखता है, शरीर की सभी कोशिकाओं को, ऊतकों को। वाहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, इसमें भी क्या होता है, जैसे ऊतक है, वहां से बंद मुंह वाली छोटी छोटी पतली पतली नलिकाएं या वाहिकाएं निकलती है, जो कि इन लसिकाओं को, जो कि रक्त का छना हुआ भाग होता है, उसको एकत्र करती है और फिर बड़ी वाहिका से जुड़ती चली जाती है, और अंत में पूरे शरीर का जो लसिका है वो एक बड़ी वाहिका के द्वारा आपका हार्ट के पहले शिरा में मिल जाता है, और इस प्रकार ये रक्त का छना हुआ भाग वापस से रक्त में मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार जैसे हमारे शरीर में रक्त को प्रवाहित करने के लिए, मतलब हार्ट से पूरे शरीर में ले जाने के लिए और पूरे शरीर से हार्ट तक वापस लाने के लिए वाहिकाओं का जाल होता है, उसी प्रकार इन लसिकाओं को भी वापस लाने के लिए वाहिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसे कि लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है, लसिका तंत्र कहा जाता है। इस द्रव को एकत्र करके बड़ी शिराओं में वापस छोड़ा जाता है, और लसिका तंत्र में उपस्थित यह द्रव या तरल को लसिका कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर इन वाहिकाओं के बीच बीच में जहाँ पर बहुत सारी वाहिकाएं मिलती हैं, वहाँ गुच्छा सा बन जाता है और गांठें बन जाती है, जिनको लसिका गांठ कहा जाता है। और इन लसिका गांठों में लिम्फोसाइट्स ब्लड कार्पसेल्स, हमने वाइट ब्लड सेल्स पढ़ा है, जो कि प्रतिरक्षी का काम करता है, तो उनका निर्माण भी होता है। लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन्स आदि के संवहन के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये पूरे बॉडी के ऊतक के अवकाशों तक पहुंचते हैं, ऊतकों तक पहुंचते हैं। आंत्र अंकुर में जो छोटी आंत होती है, उसका जो विलाई होता है, इसमें जो लसिका एक वाहिनी बनाती है मोटी सी, जिसको लैक्टियस कहते हैं। ये लैक्टियस वसा को लसिका के द्वारा अवशोषित करने में सहायक होता है। इस प्रकार लसिका वाहिनियां और लसिका हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है। जैसे कभी कभी आपको चोट लग जाती है, हल्का सा, है ना, ऊपर का चमड़ी छिल जाता है, उस समय ब्लड नहीं निकलता, लेकिन वाइट टाइप का एक द्रव, कलरलेस द्रव जो है वो निकलता है, उसी को ही लसिका कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम लसिका और रुधिर में अंतर जानना चाहें, तो लसिका के द्वारा लसिका तंत्र का निर्माण होता है, रुधिर के द्वारा रुधिर परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। लसिका चूंकि ब्लड का छना हुआ भाग है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जबकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। लसिका में उपापचयी पदार्थ और अविलेय प्रोटीन अधिक होते हैं, जबकि ब्लड में उपापचयी पदार्थ कम और अविलेय प्रोटीन्स अधिक होते हैं। लसिका में आरबीसी अनुपस्थित पर डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में होता है, जबकि रक्त में आरबीसी ज्यादा मात्रा में और डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है वो जनरली सामान्य रूप से होता है। लसिका में डब्ल्यूबीसी का जो लिम्फोसाइट्स होता है, उनकी संख्या अधिक होती है, और रक्त में न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। लसिका में पोषक पदार्थ कम होता है और रक्त में पोषक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। लसिका रंगहीन होता है क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता। रक्त जो है वो लाल रंग का होता है क्योंकि इसमें आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे हम परिसंचरण पथ, सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में पढ़ेंगे।